हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल कैप केमिकल कंपनी के बारे में, जुबिलेंट इंग्रेविया। राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक पिछले कई साल से है और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड केमिकल कंपनी इन इंडिया राइट नाउ। आज के दिन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर वर्किंग फॉर जुबिलेंट इंग्रेविया। इस वीडियो में हम जुबिलेंट इंग्रेविया का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे। ये बात करेंगे कि क्या क्या वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इस कंपनी को इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं, इतना एक्साइटिंग बना देते हैं आज के दिन में। फिर हम रिस्क और चैलेंजेस की बात करेंगे कि इन्वेस्टर को क्या रिस्क और चैलेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए इस तरीके की कंपनी में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस, ड्यू रिसर्च बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मेरे या किसी और के कहने पर प्लीज कोई भी स्टॉक मत खरीदिए। पहले अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक को खरीदिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बिजनेस सेगमेंट्स हैं जिसमें जुबिलेंट इंग्रेविया काम करती है। देखिए, इस पार्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये अगर पार्ट आपको समझ में आ गया तो आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट थीसिस है क्या। सबसे पहला बिजनेस सेगमेंट है केमिकल इंटरमीडिएट्स का। ये टर्म याद रखिएगा, मैं बार बार इसका यूज करूंगा। केमिकल इंटरमीडिएट्स बल्क केमिकल है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, यानी ये धंधा ये कंपनी पिछले कई साल से करे जा रही है, लेकिन मार्जिन्स बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत बल्की प्रोडक्ट है, प्राइसिंग पावर नहीं है आपके पास। जैसा कि मैंने पीसीबीएल में आपको बताया था जब वो कार्बन ब्लैक की बात कर रहे थे, उसी तरीके से ये बिजनेस इनके रेवेन्यू का लगभग 40% के आसपास है आज के दिन में, यानी 40% रेवेन्यू इस बिजनेस से आता है। हाउएवर, यहां पर कंपनी ने अपना वर्चस्व जमा रखा है क्योंकि दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर इन दिस केमिस्ट्री। ठीक है, तो कैश फ्लोज बने रहते हैं। हालांकि जब भी केमिकल्स के प्राइसेस ऊपर और डाउन होते हैं तो इनके मार्जिन्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, तो मार्जिन्स के ऊपर स्टेबिलिटी नहीं होती। इस सेगमेंट में आप सिर्फ दो केमिकल्स का नाम ध्यान रखिएगा। एक तो है एसिटिक एनहाइड्राइड, जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है जो ये बना रहे हैं। उसके बाद दूसरा है इथाइल एसीटेट। ये दोनों मेन केमिकल्स हैं। इनफैक्ट एसिटिक एनहाइड्राइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल जो ये कंपनी बना रही है। और अगली जो सेगमेंट्स में बात करूंगा, जो बिजनेस सेगमेंट्स की बात करूंगा, वहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड इज यूज एज अ बेस केमिकल, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ केमिकल रिएक्शन करके नए केमिकल बनाए जाते हैं कंपनी के अंदर इन हाउस। तो कंपनी एक तो एसिटिक एनहाइड्राइड को बल्क में बेच देती है बाहर, और 40% के आसपास जो एसिटिक एनहाइड्राइड इनके पास इन हाउस यूज हो जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। आप एक बल्क केमिकल आपके पास है, उसके अंदर आप केमिकल रिएक्शंस कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री कर रहे हो, जिससे आप ऐसे केमिकल्स बना रहे हो जो बनाना मुश्किल है, जो लेस फ्लक्चुएटिंग है, जिनके मार्जिन्स। तो ये इस बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस सेगमेंट आज के दिन में जो जुबिलेंट रन कर रहा है, स्पेशलिटी केमिकल्स, यानी जो बल्क केमिकल्स हमने फर्स्ट सेगमेंट्स में बनाए थे एसिटिक एनहाइड्राइड जैसे, उनकी हेल्प से हम एक और कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स बना रहे हैं। यहां पर मार्जिन्स कहीं ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू केमिकल इंटरमीडिएट्स, यानी फर्स्ट सेगमेंट के। फर्स्ट सेगमेंट में हमें 10% के आसपास मार्जिन नजर आते हैं आज के दिन में, यहां पर मार्जिन्स 20% से भी ऊपर है। इनफैक्ट Q3 में यहां पर मार्जिन्स हमें 26% नजर आए हैं। यहां पर फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस भी उतना ज्यादा नहीं है। तो इस सेगमेंट को अगर हमें समझना है तो हमें तीन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले तो है पिकोलिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। पिकोलिन एक केमिकल है जो एसिटिक एनहाइड्राइड की हेल्प से बनाया जाता है, जिस केमिकल के अंदर आज के दिन में जुबिलेंट इंग्रेविया का वर्चस्व है पूरी दुनिया के अंदर। आई थिंक दे आर द बिगेस्ट प्लेयर इन द कंट्री। इवन चाइनीज जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनसे भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पिकोलिन आज के दिन में जुबिलेंट इंग्रेविया बना रहा है। ठीक है, फिर उसके डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स यानी पिकोलिन को केमिकल रिएक्शन करके और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रोडक्ट आता है वो आता है डाइकेटीन्स का। ये प्रोडक्ट इन्होंने पिछले 2 साल से 3 साल से ही शुरू किया है। यहां पर भी मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, 20% के आसपास कंपनी ने हमें मार्जिन्स का आइडिया दिया है। हालांकि उन्होंने पूरा ब्रेकअप नहीं दिया कि कौन कौन से केमिकल किस किस तरीके का मार्जिन जनरेट करता है, लेकिन हमें आइडिया है कि 20% के आसपास का तो मार्जिन जनरेट करता ही है। और जितनी भी नई फैसिलिटीज हैं जो पिछले 2 साल में इन्होंने कंस्ट्रक्ट की हैं, नई बनाई हैं, वो लगभग फुल कैपेसिटी के ऊपर रन कर रही हैं। ठीक है, तीसरा जो सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो है CDMO सेक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब CDMO की बात ना आप लोग फार्मा में बहुत सुनते होंगे। अगर आप फार्मा कंपनीज को एनालाइज करते हो तो आप बार बार सुनते होंगे कि CDMO प्लेयर्स इन कंपैरिजन टू होल ऑफ द वैल्यू चेन बहुत अच्छा मार्जिन कमाते हैं।
अगर आपने सिंजीन का नाम सुना है या सिंजीन का बिजनेस समझा है, डिवीस लैब का बिजनेस समझा है या ग्लैंड फार्मा का बिजनेस समझा है या न्यूलैंड लैब्स का बिजनेस समझा है, तो बार बार एक मेंटल मॉडल निकल के आता है कि जो सीडीएमओ प्लेयर्स है ना, वो बेस्ट इन क्लास है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, क्योंकि एक मार्जिन प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। यहां पर होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी इन्वेंटर कंपनीज है, वो इंडियन प्लेयर्स के साथ मिलके अपने केमिकल्स बनाती है और फिर उन केमिकल्स का यूज करती हैं अपनी दवाइयों के अंदर या अपने एग्रोकेम्स के अंदर। यहां पर इंडियन कंपनीज को मार्जिन की श्योरिटी होती है या प्राइस फ्लक्चुएशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता इनके ऊपर। और जो इनोवेटर कंपनी है उसकी एक तरीके से डिपेंडेंस हो जाती है आपके ऊपर कि अगर उनको एक ड्रग बनाना है या एग्रोकेमिकल बनाना है तो उनको इंडियन कंपनी की एक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, सीडीएमओ बिजनेस को किसी दिन डिटेल में हम किसी और वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस जो जुबिलेंट इंग्रेविया आज के दिन में कर रहा है। रिसेंटली जुबिलेंट को 2 नए सीडीएमओ प्रोजेक्ट्स मिले हैं जिनके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट फाइनेंशियल ईयर 2016 में इनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और लगभग 500 से 700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू अगले 5 साल तक लगातार आ सकता है। ठीक है, मार्जिन्स भी 20% से ऊपर रहेंगे। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स जब आते हैं तो एक हमें ग्रोथ रेट नजर आ जाता है फ्यूचर का भी कि फ्यूचर में इतना रेवेन्यू तो कंपनी इस डिवीजन से कर लेगी, है ना। ये चीज मार्केट को बहुत पसंद आती है और शायद इसीलिए जुबिलेंट का स्टॉक रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू देयर अर्निंग्स। जो हमने पिछले कुछ सालों में अर्निंग देखी है वो इतनी अच्छा नहीं कर रही, लेकिन स्टॉक करेक्ट भी नहीं हो रहा क्योंकि मार्केट को शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जुबिलेंट फ्यूचर में अच्छा करेगा। ठीक है, उसकी बात हम वैल्यूएशन में फाइनल सेक्शन में करेंगे। अब तीसरी बिजनेस सेगमेंट की बात कर लेते हैं, न्यूट्रिशनल हेल्थ सेगमेंट। इस सेगमेंट में जुबिलेंट मोस्टली विटामिन B3 और विटामिन B4 बनाता है, खासकर एनिमल फीड में। यानी ये विटामिन B3 का केमिकल एक्सपोर्ट करते हैं जो हमारे फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, क्योंकि वैल्यू चेन में ये उनसे भी ऊपर है। ठीक है, ये उनको बनाते हैं और उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं। यूज कहां पर होता है? डेयरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, चिकन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। आपको ज्यादा विटामिन युक्त अगर चिकन बनाना है या आपको अंडा बनाना है, दूध बनाना है या फिर किसी भी तरीके का मीट बनाना है तो उस एनिमल फीड में ये बहुत ज्यादा यूज होता है और दे आर द मार्केट लीडर राइट नाउ इन द वर्ल्ड इन दिस सेक्शन, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी ने एक नीश पकड़ा हुआ है और उसमें उन्होंने अपना वर्चस्व जमा के रखा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक मार्केट लीडर उभर के आते हैं जहां पर ये वर्ल्ड में नंबर 1 या नंबर 2 पे आते हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज सेक्शंस में। इसके अलावा कंपनी अब क्या कर रही है ना कि एनिमल फीड से डाइवर्सिफाई कर रही है अपने आप को टुवर्ड्स ह्यूमन फीड एज वेल एज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। अब ह्यूमन फीड और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ये डाइवर्सिफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर मार्जिन्स इन कंपैरिजन टू एनिमल फीड भी ज्यादा है। तो जो भी इनके नए कैपेक्स पिछले 2-3 साल में आए हैं वो इस तरीके से फोकस्ड हैं कि वो ह्यूमन फीड और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ज्यादा फोकस रहे। रिसेंटली कंपनी ने एक नया प्लांट कमीशन किया है जिसमें ये एक केमिकल बनाते हैं बाय द नेम नायासिनामाइड। अब ये केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होने वाला है फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी। अभी कैपेसिटीज यूटिलाइजेशन इन प्लांट्स की बहुत ज्यादा नहीं है, हो सकता है अगले 1 या 1.5 साल के अंदर ये कैपेसिटी फुल यूटिलाइजेशन पे रन करने लग जाए। उस समय बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से इंक्रीज्ड मार्जिन और लेस फ्लक्चुएशन इन मार्जिन हमें दिखाई देंगे जो हमारे फ्यूचर रेवेन्यूज हैं उनके अंदर। तो इस बात पर जरूर ध्यान रखिएगा कि कंपनी इज मूविंग फ्रॉम लो मार्जिन प्रोडक्ट्स टू द हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स। अब सवाल उठता है कि इन्वेस्टर पैसा कैसे बनाएगा। देखिए, मैंने पिछले सेक्शन में बहुत सारे केमिकल्स का नाम लिया है, उनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है या डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो को बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बेट जो मुझे ऐसा लगता है आज के दिन में एक इन्वेस्टर इस कंपनी में ले रहा है वो ये ले रहा है कि कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, कि कंपनी इज मूविंग फ्रॉम लोअर मार्जिन बल्क केमिकल्स टू हायर मार्जिन स्पेशलिटी केमिकल्स एंड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स। अब कंपनी जो बल्क केमिकल है ना, जहां पर 10% के आसपास मार्जिन बन रहे हैं, वहां से मूव होकर आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रही है 20% मार्जिन की तरफ या 25% मार्जिन की तरफ। जो बल्क केमिकल का रेवेन्यू परसेंटेज है वो आहिस्ता आहिस्ता घट रहा है और जो स्पेशलिटी केमिकल का है और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स का है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। दिस इज द सिंगल बिगेस्ट रीजन जो मेरे जैसे इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है इस कंपनी की तरफ। मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप है इस कंपनी में आज के दिन में। मैंने न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स में भी आपको बताया था कि कैसे कंपनी एनिमल फीड से मूव हो रही है ह्यूमन फीड की तरफ, जहां पर मार्जिन रिलेटिवली बेटर है।
स्पेशलिटी केमिकल्स में वो सीडीएमओ की तरफ मूव हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता नए प्रोजेक्ट्स भी उनको मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कंपनी हवा में बात कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है इस कंपनी में, फ्यूचर में जो प्ले आउट हो सकता है, जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर का पैसा बन सकता है। और शायद राकेश झुनझुनवाला की जी की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इसी थीसिस के ऊपर बेस्ड है। अब मैं दूसरे ट्रिगर की बात करता हूं, वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड कैपेक्स जो ये कंपनी कर रही है। देखिए, केमिकल कंपनीज का सीधा फंडा है, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते रहेंगे, केमिकल की प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे, तो कंपनी पैसा छापती रहेगी, सीधी बात है। तो आपको रुकना नहीं है, आपको नई 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 कैपेसिटी एक्सपेंड करते रहना है इनटू हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स, और वो ये कंपनी कर रही है। 2022 में इन्होंने 3 इयर्स का प्लान दिया था कि ये लगभग 2000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स करेंगे अगले 3 साल के अंदर, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट इज इन हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही बात है। और आज के दिन में वहां पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 50% के आसपास है, क्योंकि जब आप कोई नया केमिकल प्लांट लगाते हैं ना, तो उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आज के दिन वहां पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 50% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो कैपेक्स 2000 करोड़ का इन्होंने पिछले 3 साल में किया है, उसका एक ऑपरेटिंग लेवरेज का चांस है कंपनी में, क्योंकि जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, जो खर्चा हम ऑलरेडी कर चुके, तो हमारे रेवेन्यूज बढ़ेंगे, हमारा ईबिटा बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कंपनी की अर्निंग्स बढ़ने के चांसेस हैं इन फ्यूचर ड्यू टू ऑपरेटिंग लेवरेज, जिसका खर्चा ये ऑलरेडी पिछले 2-3 साल में कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मैनेजमेंट का प्लान फ्यूचर का भी इंटैक्ट है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2030 का प्लान बना रखा है, जिसके हिसाब से ये अगले 3 या 4 साल के अंदर ऑलमोस्ट 2500 करोड़ के आसपास कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी इन हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स, जिसमें ये प्लान कर रहे हैं कि इनका रेवेन्यू 3x हो जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा रेवेन्यू इन कंपैरिजन तो जो रेवेन्यू आज है ना। उसके बाद इनका प्लान है कि जो आज हमको मार्जिन्स 10, 11, 12% के आसपास नजर आ रहे हैं, वो 2030 तक बढ़कर 17, 18, 19% तक हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कंपनी प्लान कर रही है कि जो इनका ROCE है, वो आज के दिन में 11-12% के आसपास नजर आ रहा है, उसको बढ़ाकर ये 20% प्लस ROCE कंपनी बनाना चाहते हैं। तो कंपनी का फ्यूचर का जो प्लान है ना, वो भी इंटैक्ट है। अब ये होगा या नहीं होगा, दिस इज एनीबॉडीज गेस। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी ने अगर ऐसा अचीव किया जैसा वो क्लेम कर रहे हैं, तो शेयर धारक का पैसा बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं ये बात बोल रहा हूं, स्पेशली मैं बुलिश हूं इनके नए CEO को लेकर। अक्टूबर 2023 में इन्होंने नया CEO नियुक्त किया है अपनी कंपनी में, जिनका नाम है दीपक जैन जी। अब उनके आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें फास्ट फॉरवर्ड हो रही हैं कंपनी में, क्योंकि ये रेवेन्यू मिक्स चेंज का जो थीम है ना, ये कंपनी की पिछले कई साल से चली आ रही थी। कंपनी हर साल बोलती थी कि मैं रेवेन्यू मिक्स चेंज करूंगी, मैं अपना कैपेक्स से अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करूंगी, लेकिन मोस्टली जो कैपेसिटीज ऐड हो रही थी ना, वो कंपनी की लोअर मार्जिन प्रोडक्ट्स में हो रही थी। तो वो एक डैम्पनर था इस कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर। लेकिन अब दीपक जैन जी के आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें थोड़ी चेंज हुई हैं और कंपनी शायद एक बेटर डायरेक्शन की तरफ मूव हो रही है। तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट थीसिस की बात करते हैं, जो ऑलमोस्ट हर एक सिक्लिकल स्टॉक के लिए ट्रू है। वो इन्वेस्टमेंट थीसिस है रिवर्जन टू मीन थ्योरी, यानी जो चीज अपनी एवरेज से बहुत ज्यादा दूर चली गई है, वो अपनी एवरेज की तरफ जरूर लौटेगी। थ्योरी ये है, यानी अगर कोई भी स्टॉक अपनी एवरेज जो उसकी परफॉर्मेंस है, रिटर्न मैट्रिक्स हैं, उनसे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो चांसेस ये हैं कि वो अगले कुछ दिन में अपनी एवरेज की तरफ लौटेगा, यानी नीचे की तरफ गिरेगा। या कोई ऐसा स्टॉक जो अपनी एवरेज से बहुत ज्यादा नीचे परफॉर्म कर रहा है, तो चांसेस ये है कि वो अपनी रिटर्न मैट्रिक्स या जितने भी उसके पैरामीटर्स हैं, उनको लेकर वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो दिस इज द फिलोसफी, ये हर सिक्लिकल स्टॉक में प्ले आउट होता है, एंड दिस इज अ वेरी गुड मेंटल मॉडल जब आप किसी भी सिक्लिकल कंपनी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप जुबिलेंट इंग्रेविया को के रिटर्न मैट्रिक्स को देखेंगे ना, तो एक क्लियर एलिमेंट ऑफ सिक्लिसिटी अवेलेबल है, वहां पर आपको नजर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इनके मार्जिन्स लगातार फ्लक्चुएट करते रहते हैं। जुबिलेंट इंग्रेविया डिसइन्वेस्ट हुआ था फ्रॉम द कंपनी नेम्ड जुबिलेंट लाइफ साइंसेज से। अगर जुबिलेंट लाइफ साइंसेज के भी आप अगर मार्जिन्स देखेंगे ना, तो वो बॉटम आउट हो गए थे 2015 में, उसके बाद 2019 में, और अब 2024 में बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहे हैं हमें
जुबिलेंट इंग्रेविया के मार्जिन्स। उसी तरीके से आरओसीई को अगर देखोगे तो वो कंपनी के फेजेस में अच्छा करते हैं, कभी बहुत अच्छा करते हैं फिर खराब करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 2024 में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी शायद बॉटम आउट हो गया है। 10 से 11% के आसपास हमें आरओसीई नजर आने लग गए हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मुझे चीजें बॉटम आउट होती हुई नजर आ रही हैं, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देर आर ग्रीन शूट्स दैट आर अवेलेबल इन लास्ट 3 कॉन कॉल्स। पिछली 2-3 कॉन कॉल्स है ना, वहां से मैनेजमेंट मुझे पॉजिटिव नजर आ रही है, और मैनेजमेंट के जो रिजल्ट्स है ना वो भी बोल रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता खराब से थोड़े अच्छे रिजल्ट्स की तरफ जाने लग गए हैं। इनके जो ओवरऑल मार्जिन्स है Q3 में वो लगभग 14% के आसपास है, जो पिछले 3 साल के हाईएस्ट है। यानी पिछले 3 साल में किसी भी क्वार्टर में कंपनी ने 14% से फालतू अपने मार्जिन्स नहीं दिखाए। जो इनका आरओसी है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो 8% पे 2023-24 में बॉटम आउट हो चुका है। शायद वो अब 10, 11, 12% की तरफ मूव हो रहा है। स्पेशलिटी केमिकल्स की अगर बात करूं तो वहां पर भी जो इन्होंने मार्जिन्स दिखाए 26%, वो पिछले 3 साल के हाईएस्ट मार्जिन्स है। इतने हाई मार्जिन्स पे इनके स्पेशलिटी केमिकल्स ने कभी काम ही नहीं किया, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो 2023-24 की जो बॉटमिंग आउट थी ना वो शायद हो चुकी है, और अब अगले 2-3 साल इस कंपनी के लिए शायद अच्छे हो सकते हैं। वो रिवर्जन टू मीन, है ना, वो कंपनी बहुत खराब कर रही थी, अब खराब कर रही है तो वो शायद अपने एवरेज की तरफ जाएगी, और एवरेज कहां पर है, ऊपर की तरफ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट थीसिस हो सकती है। मैंने सुदर्शन में भी बात की थी, सुदर्शन में भी मेरा जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस था वो इसी के ऊपर बेस्ड था कि रिवर्जन टू मीन के चांसेस हैं, पैसा बन सकता है क्योंकि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज को अचीव करने की कोशिश करेगी, और वैसा हुआ भी, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये इस कंपनी में भी प्ले आउट हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि 2023 और 2024 इतना खराब ईयर क्यों था। वो इसलिए था क्योंकि जितने भी स्पेशलिटी कंपनीज थी वर्ल्ड की वो सभी स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम पे। देयर वाज अ साइकिल ऑफ डी स्टॉकिंग हैपनिंग इन द वर्ल्ड। डिमांड कम हो गई थी, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनके पास सामान ऑलरेडी पड़ा था, तो वो नया सामान मंगवा नहीं रहे थे, तो डी स्टॉकिंग हो रही थी। जिन भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास सामान पड़ा था वो अपना बचा हुआ सामान बेच रहे थे। उसकी वजह से 2023 और मोस्ट ऑफ द 2024 इन स्पेशलिटी कंपनीज के लिए बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन अब आहिस्ता 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 हमें स्पेशलिटी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं। इवन पिगमेंट प्लेयर्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सुदर्शन की मैंने बात की, अल्ट्रामैरीन की मैंने बात नहीं की इस चैनल पर, लेकिन वो कंपनी भी अच्छा कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें नजर आने लग गया है कि शायद जो स्पेशलिटी केमिकल के बुरे दिन चल रहे थे वो आहिस्ता 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 रिवर्स हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी ये है कि जो साइकिल 2018 में और 2022 में टॉप हुई थी, शायद वो अब 2027 में फिर से टॉप हो जाए। लेट्स सी। हाँ, सिक्लिकल प्ले है तो ध्यान रखना है कि साइकिल कब रिवर्स हो जाए हमें नहीं पता, है ना। तो कमोडिटी के प्राइसेस के ऊपर भी ध्यान देखना है। उसकी बात मैं रिस्क और चैलेंजेस के अंदर करूंगा नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली स्टॉक के बारे में। अब रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं, चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आज के माहौल में, आज का माहौल मैं क्यों बोल रहा हूं, जहां पर शेयर मार्केट एक शेकी ग्राउंड के ऊपर है, एक बेयर मार्केट का माहौल बना हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने या 1 साल ये माहौल बरकरार रहेगा। इस तरीके के माहौल में जो रिस्क और चैलेंजेस होते हैं ना, वो पढ़ने और समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेयर मार्केट डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन देती है हर एक बुरी न्यूज का। देखिए, जब बेयर मार्केट है ना, तो जो भी एक छोटी सी खराब न्यूज होगी ना, शेयर मार्केट उसको बहुत बड़ा करके प्रेजेंट करती है, और स्टॉक जितना करेक्ट होना चाहिए ना उससे कहीं ज्यादा करेक्ट कर जाता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द बुलिश मार्केट। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो छोटी सी अच्छी न्यूज, चाहे वो बहुत छोटी न्यूज हो, उसका रिएक्शन बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट वे में होता है ना। तो बेयर मार्केट का माहौल है, रिस्क को समझिए। कंपनी एक स्टैटिक चीज नहीं है जो मैंने बोल दिया ऐसे ही चलती रहेगी। उसके फैक्ट्स हर 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में चेंज होते रहते हैं। उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हमको काम करना है। आज के दिन में कंपनी में सबसे बड़ा रिस्क है कोमोडिटी रिस्क, कि ये कंपनी एक कोमोडिटी प्ले है, जो हर एक केमिकल कंपनी होती है, कि अगर केमिकल्स के प्राइसेस गिर गए, डी स्टॉकिंग फिर से शुरू हो गई जो 2023 और 2024 में हो रही थी, तो इस कंपनी को कोई भी नहीं बचा सकता। मार्जिन्स क्रैश होने लग जाएंगे। हमें नहीं पता कि इकोनॉमी में मैक्रो सिचुएशन क्या होने वाली है। ये यूएस जो ट्रेड टैरिफ वॉर है ये क्या रूप लेगी। हाँ, ऐसा लगने लग गया है कि शायद वर्स्ट इज ओवर, लेकिन चांसेस ये है कि वर्स्ट शायद ओवर अभी ना हुआ हो। अभी 1 या 2 लेग ऑफ कैपिचुलेशन अभी भी बची हुई है स्टॉक मार्केट की। लेट्स सी ऊंट किस करवट पे बैठेगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके के स्टॉक में ना हमें जो अंडरलाइंग केमिकल है ना उसके प्राइसेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। यहां पर एसिटिक एसिड के प्राइसेस को अगर आप देखेंगे ना, तो आप जानेंगे कि वो आज के दिन भी उसके प्राइसेस बॉटम आउट नहीं हुए हैं।
जो की रॉ मटेरियल है, जो बल्क केमिकल्स बनाने के लिए, एसिटिक एनहाइड्राइड को बनाने के लिए यूज होता है, उसके प्राइसेस आज भी खराब परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इनका बल्क केमिकल का बिजनेस है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है ना। जो आज के दिन में जो इनकी अर्निंग्स आ रही है ना, वो स्पेशलिटी केमिकल्स और न्यूट्रिशनल सेगमेंट की वजह से आ रही है। बल्क केमिकल तो आज भी खराब परफॉर्म कर रहा है, और स्पेशलिटी केमिकल अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि जो pyridine के प्राइसेस हैं और इनके डेरिवेटिव्स के प्राइसेस है वो अच्छा कर रहे हैं, डाइकिटीन के प्राइसेस अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो केमिकल के प्राइसेस के ऊपर डिपेंडेंट है कंपनी। सबसे बड़ा रिस्क इस कंपनी के अंदर ये है। दूसरा रिस्क, विल मैनेजमेंट बी एबल टू वॉक द टॉक और नॉट। ये क्वेश्चन इस मैनेजमेंट के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर 10 साल की आप जुबिलेंट लाइफ साइंसेज की हिस्ट्री देखेंगे ना, और उसके बाद जुबिलेंट इंग्रेविया की हिस्ट्री देखेंगे, तो आप पाएंगे कि मैनेजमेंट ने हर बार वैसा परफॉर्म नहीं किया है जैसा उन्होंने कहा है। ठीक है, 2022 से पहले मैनेजमेंट जो क्लेम करती थी, जो रेवेन्यू मिक्स चेंज करने की कोशिश कर रही थी, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। अब की बार हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इट्स एनीबॉडीज गैस। हो सकता है हो जाए, अगर हो गए चेंज करने में सक्सेसफुल, तो आपका, मेरा और इन्वेस्टर्स का पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो आई एम अफ्रेड ये कंपनी पैसा नहीं बना पाएगी। तो मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार है। ठीक है, दीपक जैन जी जो नए सीईओ आए हैं, उनसे एक अच्छी वाइब मुझे आ रही है, लेकिन दोज आर जस्ट वाइब्स, है ना। जब तक वो धरातल पर आकर परफॉर्म नहीं करेंगे, हम किसी भी चीज की गारंटी नहीं ले सकते। तीसरा चैलेंज इस कंपनी में, इट्स अ सिक्लिकल कंपनी इन अ सिक्लिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्लिकल सेक्टर। क्यों सिक्लिकल है? सबसे पहली बात तो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। एक्सपोर्ट जब डिपेंडेंस होती है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जुड़ जाते हैं कंपनी के साथ। जो टैरिफ वॉर चल रही है आज के दिन में, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद अगर चाइना और अमेरिका के संबंध और खराब हो जाते हैं, और चाइना अपने केमिकल्स को यूएस में नहीं भेज पाता, तो वो कहां पर क्या करेगा उन केमिकल्स का? उन केमिकल्स को चाइना डंप करने लग जाएगा। इंडिया में डंप करेगा, अफ्रीका में डंप करेगा, जहां भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर डंप करेगा। और अगर चाइना ने डंपिंग शुरू कर दी, तो प्राइसेस को क्रैश होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद छोटी छोटी चीजें, जैसे फ्रेट का जो रेड सी क्राइसिस का इशू आया पिछले साल, उसकी वजह से जो फ्रेट के चार्जेस हैं वो बढ़ गए। अब बल्क केमिकल आप भेज रहे हो, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत है, बहुत ज्यादा वेट आपको शिप के अंदर ट्रांसफर करना है। तो तो थोड़ा सा भी फ्रेट चार्जेस अगर चेंज हो जाता है, तो आपकी कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर नजर आने लग जाता है, क्योंकि मार्जिन्स तो बहुत गिने चुने हैं ना उस इतने बल्कि केमिकल के अंदर। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि एक छोटा सा इशू कैन डिरेल द स्टोरी ऑफ जुबिलेंट इंग्रेविया एंड होल केमिकल सेक्टर। चौथा रिस्क जो प्राइसेस के अप और डाउन होने से ही रिलेटेड है, वो है इन्वेंट्री लॉस और इन्वेंट्री गेन। मैंने महाराष्ट्र सीमलेस में इसकी बात की थी, मैंने एलटी फूड्स में इसकी बात की थी, और मैंने ज्वेलरी के जब स्टॉक्स जब डिस्कस किए थे तो वहां पर बात की थी कि कैसे जब कोमोडिटी, अंडरलाइंग कोमोडिटी है, उसके प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, तो कैसे कंपनी के अंदर जो ऑलरेडी इन्वेंट्री पड़ी होती है उसमें कंपनी को लॉसेस दिखाने पड़ते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, खासकर उस मार्केट में जहां पर कोमोडिटी के प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं। जब कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर जाने लग जाएंगे, यानी आज जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है वो कल के दिन में और महंगा नजर आएगा, तो कंपनी इन्वेंट्री गेन पर बैठ जाएगी, तो हमें आर्टिफिशियली कंपनी की जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर नजर आने लग जाएंगे। इन्वेंट्री गेन की और इन्वेंट्री लॉस की साइकिल प्ले आउट हो सकती है इस सेक्टर में, क्योंकि ये कमोडिटी सेक्टर है और प्राइसेस की कोई गारंटी नहीं है। अब पांचवें रिस्क की बात करते हैं, वैल्यूएशंस। वैल्यूएशन को मैं रिस्क क्यों बोल रहा हूं? देखिए, सबसे पहले तो इस कंपनी को अगर हमें वैल्यूएट करना है ना, तो ईवी टू ईबिटा पे हम इनको वैल्यूएट करेंगे, क्योंकि जो इनकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो बहुत हाई है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू ईबिटा, तो ईवी टू ईबिटा पे हम इस कंपनी को वैल्यूएट करेंगे। आप सिंपल चीज दीजिए, आप स्क्रीनर पर जाइए और चार्ट्स के अंदर जाइए, वहां पर ईवी टू ईबिटा पर जाइए और देखिए कि हिस्टोरिकली कंपनी का ईवी टू ईबिटा क्या रहा है। तो वो फिगर लगभग लगभग 15x के आसपास रही है। आज के दिन में कंपनी का ईवी टू ईबिटा इज मच हायर, इट्स अबाउट 20x। मैं एग्जैक्टली आपको फिगर नहीं बता पाऊंगा ड्यू टू सेबी गाइडलाइंस, क्योंकि सेबी के अकॉर्डिंग मैं आपको प्राइसेस की या वैल्यूएशन की डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, है ना। तो बेयर विद मी, लेकिन मेरा डिस्कशन सुनने के बाद आपको पूरा पूरा आइडिया हो जाएगा कि स्टॉक की वैल्यूएशन किस तरीके से देखनी है। ठीक है, तो कंपनी की जो एवरेज ईवी टू ईबिटा पिछले 2 या 3 साल से है ना, वो 15 के आसपास है। आज के दिन में स्टॉक महंगा नजर आ रहा है, लेकिन मैं एक काउंटर पॉइंट दूंगा और मैं कहूंगा कि शायद ये स्टॉक उतना महंगा नहीं है जितनी ईवी टू ईबिटा दिखा रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि 2022 में जब साइकिल ने पीक किया था, उस समय स्टॉक की जो अर्निंग्स थी ना, वो कहीं ज्यादा थी।
उस टाइम ईबिटा स्टॉक का लगभग 800 करोड़ के आसपास था। आज के दिन में वो ईबिटा घटकर 400 साढ़े 400 करोड़ के आसपास रह गया, 450 करोड़ के आसपास रह गया। उस समय 800 करोड़ के आसपास था। यानी कंपनी की जो अर्निंग्स है वो आहिस्ता आहिस्ता क्रैश हो गई है। इस वजह से जो ईवी टू ईबिटा है वो हाई नजर आ रहा है। एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय ईबिटा, ईबिटा अगर कम हो गया तो ईवी टू ईबिटा की वैल्यू बढ़ गई, खासकर इस केस में जहां पर कंपनी के प्राइसेस बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं किए हैं। देखिए, अगर आप बहुत सारी केमिकल प्लेयर्स को देखोगे ना, तो वो 40%, 50%, 60% तक करेक्ट हो गए हैं पिछले 2-3 साल के अंदर। लेकिन जुबिलेंट उतना करेक्ट नहीं हुआ, और जो करेक्शन हुई भी थी ना, वो रिकवरी हो चुकी है स्टॉक में। तो कंपनी के स्टॉक प्राइसेस वहीं पर हैं जो 2022 में थे, लेकिन कंपनी की अर्निंग घट गई। इस वजह से ईवी टू ईबिटा हमें आर्टिफिशियली ज्यादा नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कीजिए 2026 में कंपनी के बहुत भयंकर रिजल्ट आते हैं, जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, और प्राइस एज्यूम कर लीजिए यहीं पर खड़ा है जो आज के दिन में है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कंपनी ईवी टू ईबिटा पर वहां पर नजर आएगी जहां पर 2022 में नजर आ रही थी, विच वॉज अराउंड 11-12x के आसपास। ठीक है, तो कभी भी वैल्यूएशंस को देखो ना, तो उनको अकेले में मत देखो, उनको फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से कैलकुलेट करो। अगर फ्यूचर ग्रोथ नजर आ रही है स्टॉक में, तो हो सकता है जो मल्टीपल आज आप दे रहे हो उस कंपनी को, वो उतना महंगा ना हो। ठीक है, इस बात को ठंडे दिमाग से समझिएगा। आप स्क्रीनर पे जाइए, उसका कंपनी का चार्ट देखिए। कंपनी के चार्ट में जाके ऊपर एक टैब मिलेगा जहां पर आप कंपनी के प्राइसेस के हिसाब से चार्ट को चेंज कर सकते हैं, ईवी टू ईबिटा के हिसाब से प्राइस को चेंज कर सकते हैं, पीई के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, या फिर मार्केट कैप टू सेल से आप उसके प्राइसेस को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होने वाली है आपके लिए, है ना। आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी कि कैसे अर्निंग्स चेंज हो रही है, कैसे ईबिटा चेंज हुआ है ईयर टू ईयर, है ना। और जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो कैसे बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए, जिसकी वजह से हमें ईवी टू ईबिटा ज्यादा नजर आता है। जिन कंपनीज में हम पीई देखते हैं, जहां पर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट कम होता है, वहां पर भी ये एक्सरसाइज आप बार बार कर सकते हैं। जितनी कंपनीज को आप देखेंगे, जितने बिजनेसेस को आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको उतना ज्यादा बेटर आइडिया होने लग जाएगा वैल्यूएशंस का। तो वैल्यूएशन सिर्फ एक कंपनी की देखना डजंट मेक सेंस। आपके एक्सपीरियंस के साथ आप कहीं ज्यादा बेटर एनालाइज कर सकेंगे किसी भी कंपनी की वैल्यूएशंस को। चलिए, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ आएंगे, किसी और इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ आएंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा। मार्केट में जो माहौल चल रहा है, दिस टू शैल पास, एवरीथिंग जैसे पास हो जाती है, ये भी पास हो जाएगा। हमें एज अ इन्वेस्टर आज के दिन में सर्वाइव करना है, क्योंकि अगर हम 10 या 15 साल के लिए या 20 साल के लिए मार्केट में सर्वाइव करेंगे, तो पैसा 100% बन जाएगा, किसी का थोड़ा ज्यादा, किसी का थोड़ा कम। ठीक है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है मार्केट की सिचुएशन से। आज नहीं तो कल सिचुएशन रिवर्स होगी, क्योंकि हम बुलिश है इंडियन स्टोरी के ऊपर। हमें पता है कि इंडिया 2040 में, 2050 में कैसा कंट्री होगा, है ना। तो शेयर मार्केट विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन स्टोरी। इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान मत हो, और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। ये अगला 1 साल, 1.5 साल, ये बहुत अच्छा साल होने वाला है। आप अगले 5 साल, 10 साल याद करोगे इस 1-1.5 साल को, क्योंकि ये आपको एक बहुत अच्छा बेस देगा। यहाँ पर 1 साल आपके पास पढ़ने की अपॉर्चुनिटी है, नए नए स्टॉक्स पे रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी है, और उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है ना। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।